नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार अधिनियम 1996, जिसको हम लोग पैसा एक्ट 1996 कहते हैं, जिसको झारखंड सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपने कैबिनेट से पास कर दिया और उसे सेंशन होने के लिए आगे भेज दिया है, पारित होने के लिए आगे भेज दिया है। तो इस पेशा एक्ट को क्यों लागू किया जा रहा है, इसके बारे में हम सभी जानकारी हासिल करेंगे। इससे क्या फ़ायदे होंगे ग्राम सभा को जहाँ पर इसको मजबूत किया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या इतिहास रहा है और इस एक्ट को लाने का क्या वजह है, इन सभी के बारे में जानकारी अगर चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं हूँ प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे जेपीएससी और जेएसएससी क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आपको उन टॉपिक्स की सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके झारखंड गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पैसा एक्ट तो पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत के राज्यों में लागू है, सभी राज्यों में नहीं, मैं सभी बताऊँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे क्या इतिहास रहा है पंचायत का। ठीक है, पंचायत झारखंड में या फिर हमारे भारत में जो बनाया गया है वो किन उद्देश्यों से बनाया गया है। तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री आप जान लीजिए। हिस्ट्री दोस्तों, हमारा जो भारत है उसमें 1882 ईस्वी में सबसे पहले छोटे क्षेत्रों में स्वशासन लाने के लिए लॉर्ड रिपन साहब ने एक ट्रायल किया था। लॉर्ड रिपन, अगर मैं कहूँ तो भारत में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव लाने का जो काम किया था पहला, लॉर्ड रिपन साहब ने क्या कहा था, और इसी को इसका जन्मदाता भी माना जाता है। दूसरी बात है, जब ये स्थानीय स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई तो इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना गया। ठीक है, 1882 के लॉर्ड रिपन का जो आपका सुझाव था उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या है, ये जो है इंग्लैंड का पूरा इतिहास ही चेंज कर दिया था। ये मैग्ना कार्टा एक तरीके का आदेश समझ लीजिए, ये है। ठीक है, रूल है। अभी तो इतना ही जानिए क्योंकि ये सब कहानी बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें और जिला स्तर पे जिला बोर्ड गठन करने की मांग कही गई थी। ओके, ये था लॉर्ड रिपन की कहानी। अब आते हैं आज़ादी के बाद की बात। तो आज़ादी के बाद जो है दोस्तों, 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए ये भी एक टॉपिक है झारखंड के जेपीएससी में, इसको भी पढ़ना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में लागू की जाती है। ओके, और उसमें जो है थोड़ा सा कुछ वहाँ के सेल्फ गवर्नमेंट को कुछ आपका पावर दे दिया जाता है और उससे वो अपना जो भी विकास के डेवलपमेंट के काम होते हैं उसको करते हैं। तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर, ये भी डेट पूछता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लाया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था और 55 खंडों में लागू हुआ था भारत में। नेक्स्ट, इसमें जो पंचायती राज सिस्टम आया है, ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन करने का एक प्रोसेस है, विकेंद्रीकृत करने का एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें नीचे के स्तर के लोग मतलब ग्रामीणों से भी उठकर लोग आते हैं और लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, और जिससे क्या होगा, सामुदायिक विकास हो सके, जिससे हमारे छोटे क्षेत्रों में जो विकास के कार्यक्रम चलते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका सटीकता से उपयोग हो सके। ये सारी बातें थी। तो पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कहे जाने वाले हमारे देश के जो प्रणेता हैं वो है बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता, ये हमारा पंचायत व्यवस्था लाने के शिल्पकार माने जाते हैं, बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता साहब ने
यहाँ पर 1957 में इनकी कमेटी गठित की गई थी और इन्होंने कहा कि हमारे देश में 3 स्तरों में पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, 3 स्तरों में। ठीक है, ये हो गया पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति इसी में है आपका ब्लैक कलर, तो चलो यही कलर ठीक है, ये ले लेंगे। हाँ, GV.K. राव, GV.K. राव, ये सब नाम आप सुने होंगे, जो तैयारी करते हैं उनके पास ये सारी जानकारी होगी। ये 1985 में फिर से गठित की गई, जब ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाया तब। तो GV.K. राव ने यहाँ पर जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही थी। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पे जो बनाया जाएगा स्वशासन व्यवस्था, उसको आप मजबूत कीजिए। ये GV.K. राव का सुझाव था, लेकिन ये भी लागू नहीं हो पाया था। फिर आते हैं 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी साहब, लक्ष्मीमल सिंघवी साहब, वैसे सिंधवी कमेटी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ये 1986 में आएंगे, 1986 में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा सबसे पहले देना होगा, तभी वो सारे काम होंगे। और ऐसा इसने क्यों कहा, ये भी मैं बताऊंगा अभी। संवैधानिक दर्जा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी होना है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका चुनाव भी आपको कराना है, तभी संभव है। जो हम चाहते हैं, इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, उससे तभी ये संभव हो पाएगा। तो ये सारे पंचायत सिस्टम के एक कानून थे, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम जो हमारे देश में लागू हुआ था दोस्तों, वो राजस्थान में हुआ था, जब हमारे बलवंत राय मेहता साहब ने इसकी जानकारी सरकार को दी, अपनी कमेटी का सारा विचार विमर्श रखा तब। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के नागौर हॉल में ग्राम पंचायत बनाई गई। ठीक है, नागौर जिले में। और ये कब लागू हुआ था? यहाँ पर लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। इसके जस्ट बाद जो है आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने अपने महबूब नगर जिले में इसको लागू किया। महबूब नगर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के लिए AR लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके लिए संविधान संशोधन बहुत सारे लाए गए। तो जब हमारे सिंघवी साहब ने सारी बातें बताई किस तरीके से इसको हम लोग लागू कर सकते हैं, तो 73वां संविधान संशोधन हमारे देश में आया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 1992 में। ठीक है, और इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दे दिया गया। और इसमें राज्यों को ये छोड़ दिया गया कि आप उसको 2 स्तरीय कर सकते हैं या 3 स्तरीय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा जब आप 3 स्तरीय को लागू करेंगे। ठीक है, तो 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गांव में ग्राम पंचायत होंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत, आपको जो पंचायत समिति है वो होगा प्रखंड में, और आपका जिला स्तर पे होगा जिला परिषद। ये कहा गया जिला परिषद। और झारखंड में ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय लागू किया गया। तो इसके तहत क्या हो गया, यहाँ पर आपका 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। संविधान संशोधन 73वां कब आया? 1992 में।
और ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को जो है दोस्तों पंचायत राज सिस्टम का क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ओके, अब पंचायती राज को इसने क्या किया, राज्य सूची में रखा ताकि सभी राज्यों को कुछ छूट मिल पाए राज्य सूची में। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, इसके लिए जो है संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़ दिया गया, भाग 9, ठीक है, भाग 9 को पुनः जोड़ दिया गया। और इसमें जो अनुच्छेद आपको याद रखना है वो है 243 से आपका 243 न तक, 243 न तक, जिसको हम लोग ओ भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरी बातें? तो ये पंचायती राज व्यवस्था का टोटल बातें मैंने कहा, लेकिन इसमें ऐसा क्या प्रावधान नहीं था जिसके वजह से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार अधिनियम 1996 लागू किया गया। तो हमारे देशों में राष्ट्रपति के हाथों में है अनुसूचित क्षेत्रों को नोटिफाई करना कि किन क्षेत्रों में ज़्यादा आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, एबोरिजिनल्स लोग रहते हैं जो अपने ही स्वशासन को चलाते आ रहे हैं प्राचीन काल से, तो उनकी व्यवस्था को नुकसान ना हो, उनको जो अधिकार है अपने जल जगह और ज़मीन पे, है ना, वो अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में छूट दिया कि इन क्षेत्रों पे इसको लागू ना किया जाए। उसके लिए जो पूरे भारत में है वो 10 राज्यों को नोटिफाई किया गया है। और इसको हम लोग देखेंगे अगर, तो कुछ राज्यों को 5वीं अनुसूची में और कुछ राज्यों को 6ठी अनुसूची में रखा गया है। अब 5वीं और 6ठी अनुसूची में रखने का विशेष उपबंध इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे आप देखेंगे साउथ जो हमारा ईस्टर्न 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स जो है उधर का जो जनजातीय लोग हैं उनका अलग ही सारे कल्चर और सिविलाइजेशन अलग हैं, तो उनको अलग सूची में रख के जो है अलग प्रावधान उनके स्वशासन के लिए किया गया। और 5वीं अनुसूची में जिन राज्यों को रखा गया वो जो है भारत के पहले से मूल भागों में जोड़े हुए थे, तो इसके लिए उसमें रखा गया। क्लियर है? ये सभी बातें आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं पूरा पैसा कानून के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पैसा यानी कि पंचायती राज पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन कहाँ पर है? शेड्यूल एरियाज़ में है, और शेड्यूल एरियाज़ एक्ट है ये 1996 में ही इसको लाया गया था। और ये बहुत अच्छा पहल था एक तरीके से कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें लोगों को परेशानी ना हो, और उन लोगों को सारे अधिकार अपने अंदर मिले जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आपको पता है कि झारखंड में आदिवासी आंदोलन बहुत ज़्यादा हुआ था, हो जनजातियों द्वारा, संथालों के द्वारा, मुंडा के द्वारा, ठीक है। इतना ज़्यादा आंदोलन होने का एक ही रीज़न था कि यहाँ के जल जगह और मतलब जल में, यहाँ के जल संसाधन में, वन संसाधन में और ज़मीन जो है इनकी छीनी जा रही थी। अंग्रेज़ों ने इनकी ज़मीन को छीना था, इसलिए ये लोग तरह तरह के आंदोलन किए थे। 1767 से ही शुरू हुआ था और हमारे आज़ादी के बाद तक भी चलता रहा, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य बनाने के लिए भी आंदोलन किया। तो इसका रीज़न क्या था? यही था कि उसका अपना सेल्फ गवर्नमेंट था, अपना नीतियाँ था, अपना सिविलाइजेशन था, अपना कल्चर था, उसको बना के रखने का प्रयास कर रहा था। तो हमारे देश के जो नेता थे, जो जानकार लोग थे, उन्होंने भी यही प्रयास किया, ठीक है। इसलिए इसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है। पंचायती राज इन क्षेत्रों में पूर्णतः लागू नहीं है। आइए चलते हैं तब अब पैसा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं पूरा। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जो कि झारखंड में भी अब लागू हो गया है। 1996 का अधिनियम संख्या ये 40 है, ठीक है, और 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हुआ था। 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इसको बोलते हैं भुई कमेटी, ठीक है।
भुई कमेटी। अब देख लीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा मैं जो नियम लिखा हुआ है उसी का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ले रखा हूँ और उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इसका नाम क्या है? पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। ओके, भारत गणराज्य के 47वें वर्ष में संसद निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। पहला नाम दिया है संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। नाम स्पष्ट हो गया। परिभाषा क्या दिया है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, अनुसूचित क्षेत्रों से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र किसको कहते हैं ये परिभाषित किया गया है 244 के खंड 1 में। संविधान के भाग 9 का विस्तार। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का ऐसे अपवादों और उपरांतरणों के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है। ओके, तो भाग 9 उपबंध जो है उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं धारा 4 में। उनमें जो अपवाद है उसको अनुसूचित क्षेत्रों पे हम लोग क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपांतरण क्या क्या है, अपवाद यहाँ पर लिखे गए हैं। संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए किसी राज्य का विधानमंडल उस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित लक्षणों में से किसी से असंगत ना हो। तो ये सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। इससे असंगत कोई भी नियम झारखंड सरकार हो या फिर कोई राज्य सरकार नहीं बना सकता है। देखिए क में क्या लिखा हुआ है, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। ठीक है, जो परंपरागत प्रबंध आता रहा है वहाँ के रूढ़िजन्य यानी कि रूढ़िवादी नीतियाँ, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की वो उस समुदाय के लिए वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह अथवा पूर्वा या पूर्वों के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों को प्रबंध करता हो। ग्राम साधारणतया आवास या आवासों के समूह को बोला जा रहा है, यानी कि बहुत सारे घर होंगे अथवा पूर्वा या पूर्वों के समूह से, यानी कि जो पूर्वज हैं उन सभी के समूह को मिलाकर बनाया जाएगा गांव, ग्राम। यहाँ तक समझ में आया? मैं अब ग से पढ़ूंगा। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया हो। तो ग्राम में क्या होगा, एक ग्राम सभा होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या बोला गया है, ग्राम में ग्राम सभा होगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का ग्राम स्तर पर पंचायत सिस्टम जो है उसमें नाम रखा गया है, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है। तो पंचायतों में क्या प्रावधान है, जो 18 वर्ष के वयस्क बंदे हैं जो भारत में चुनाव में भाग हिस्सा ले सकते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों, विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। मतलब ये सभी बातें इसलिए कही गई है कि हमें जो एबोरिजिनल्स लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं लोग हैं, उन सभी को बचाना है, उन सभी के कल्चर सिविलाइजेशन को बचाना है। ठीक है, उनके जगह जमीन जल पे अधिकार को बचाना है। ओके, आगे आते हैं प्रत्येक ग्राम सभा।
प्रत्येक ग्राम सभा में क्या क्या होगा। देखिए, ग्राम सभा को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है। पहला, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को इसके पूर्व की ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया जो अनुमोदन करेगी। ठीक है, तो पंचायत द्वारा ऐसी योजनाएं और कार्यक्रमों और परियोजनाओं का जो क्रियान्वयन करते हैं उन सभी को जो है ग्राम सभा को सौंप दिया जाए, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संबंधित है। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगा। जो गरीबी उन्मूलन के जितने सारे कार्य हो सकते हैं, यानी कि व्यवसाय से संबंधित या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी हितकारी व्यवस्थाएं होंगी, उन सभी का इसमें अधिकार होगा। ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड अंग में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राय प्राप्त करेगा। ठीक है, सभी पंचायतों का जो काम दिया है, काम जो सौंपा है, वो ग्राम सभाओं के हाथों में जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत के स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है। तो जो पदों में वहाँ पर आरक्षण मिलेगा वो जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, और जो संविधान लिखी गए हैं भाग 9 में उसके अधीन आरक्षण दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी आज झारखंड का कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, मैं झारखंड का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका रीज़न है, झारखंड का कोई भी क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर आपको केवल जनजाति नहीं मिलेंगे, उस जिले में और भी लोग मिलेंगे, गाँव में भी मिलेंगे। ठीक है, तो उस बेस पे जो है आप अगर आदिवासी लोगों को केवल लेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना, अन्य लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उस ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, इसलिए उसका आरक्षण निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बोल दिया गया है कि अगर आदिवासियों का जो भी हिस्सा होगा वो 50% से कम नहीं होगा, परंतु यह कि पंचायत के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। लेकिन जो अध्यक्ष पद होगा जो पंचायत के, ठीक है, उन सभी स्तरों पे जो है अनुसूचित जनजाति ही रहेंगे, उन्हीं लोगों को आरक्षण मिला है। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है नाम निर्देशित कर सकेगी। तो राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजाति जो अभी तक हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन सभी का यहाँ पर उपयोग कर सकता है, नाम दे सकता है कि इन जनजातियों को भी घुसाया जाए, उसमें शामिल किया जाए, परंतु ऐसा नाम निर्देश उस पंचायत में निर्वाचित किए गए कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, जो निर्वाचित किए गए सदस्य होंगे उनके कुल सदस्यों के 10 भाग से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1/10 भाग यहाँ पर होगा जो नए जनजाति हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन, यहाँ भूमि अर्जन का बात किया है। अब थोड़ा शॉर्ट में जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका क्रियान्वयन स्तर पर समन्वित किया जाएगा। देखिए, भूमि अर्जन कैसे होता है, जैसे हमारे सरकार ही कोई परियोजना चला रही है, जो कोयल कारो परियोजना जो है जो बंद हो गया, ये क्या था, ये भूमि अधिग्रहण का जो नियम था उसमें आदिवासी लोगों का ज़मीन काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया और कोयल कारो परियोजनाओं को बंद करवा दिया, यानी कि सरकार उसको कंप्लीट नहीं करा पाई। उसका रीज़न क्या था, भूमि से संबंधित विवाद। तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा, कैसे करेगा, तो यहाँ पर जो है पंचायत से परामर्श लेना पड़ेगा, ग्राम सभा से परामर्श आपको लेना पड़ेगा, तभी ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है अनुसूचित क्षेत्रों में जल निकायों की योजना, उनका प्रबंधन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। आपको सभी कोई भी परियोजना आप लाइए, अब झारखंड में ग्राम सभा को
सारे पत्र आपको जाएंगे और वहाँ से सहमति होने पर ही आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। जितने सारे खनिज संसाधन हैं जहाँ माइनिंग होता है वहाँ पर भी ये लागू है। समुचित स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व अज्ञापक बनाया जाएगा। मैंने कहा ना, खनिज से संबंधित भी अगर आपको माइनिंग करना है तो ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा, बिना अनुमति के नहीं होगा। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौण खनिजों के समुपयोजन के लिए रियायत देने के अज्ञापक बनाया जाएगा। फिर क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने समय पर जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा की उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से, ठीक है। तो इस तरीके से जितना सारे शक्तियां और अधिकार प्रदान किया जाएगा स्वायत्त शासन के लिए, उन सभी को समर्थ बनाने के लिए राज्य विधानमंडल जो है हमेशा कानून बनाते रहेगा। अब आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो बर्बादियां मचाता है वो आदिवासियों में जो मद है, मद्यपान, मद्य सेवन, ठीक है, वो है। कमाते तो वो लोग ठीक हैं, लेकिन फिर इधर उधर की घटनाओं में वो रह जाते हैं, लोगों के बहकावे में रह जाते हैं। हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा है और भी लोगों का ये है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये केवल मद्यपान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवार जो है इनके इसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो उनसे बचाव के लिए क्या किया है, देखिए। मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या निर्बंधित करने की शक्ति प्रदान की जाए। मद्य निषेध नीति ये लोग लाएंगे। गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए। जैसे होता है ना, माइनिंग वाला एरिया है तो वहाँ पर आदिवासी लोग कुछ नहीं कर सकते, आरक्षित क्षेत्र हैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनका मानना है कि हम लोग जो है जो जंगल वाले उपज हैं उसी से जीवित रहते हैं, तो हमें उसका अधिकार दिया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवासित और किसी अनुसूचित जनजाति की विरुद्धतया अन्य संक्रमित भूमि को प्रत्यावित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदान की जाए। ग्राम बाजारों चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो प्रबंध करने की शक्ति प्रदान किया जाए, यानी कि गांव में बाजार लगा सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान किया जाए। सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान किया जाए। स्थानीय योजनाओं पर ऐसी योजनाओं के लिए जिनके अंतर्गत जनजातीय उपयोजनाएं और संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की जाए। तो ये सब शक्तियां जो है ग्राम सभा को मिली है, ग्राम सभा को दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरी जानकारी आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट और मैं बता देता हूँ कि ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करे, उन्हें स्वायत्त शासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थन बनाने के लिए आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अंतर्विष्ट होंगे कि उच्च स्तर पर पंचायतें निम्न स्तर पर किसी पंचायत की या ग्राम सभा की शक्तियाँ और प्राधिकार अपने हाथ में ना ले, ठीक है। तो राज्य विधानसभा को ये ऐसा बताया गया कि आप जो है उनकी शक्तियों का हनन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, विद्यमान विधियाँ और पंचायतों का बना रहना। इस अधिनियम द्वारा दिए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो ऐसे अपवादों और उपांतरण सहित भाग 9 के उपबंधों से असंगत है, जब तक किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है, या जब तक उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है एक
वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा। यानी कि जो विद्यमान विधियां हैं और पंचायतें जो है वहाँ पर, ये कानून लागू हो जाने से ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें जब तक विधानमंडल नहीं बोलता, यानी कि राज्य सरकार नहीं कहती है, तब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, वही रहेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा पैसा कानून, जो ग्राम सभा को मजबूत बनाती है, उसे अधिकार देती है उनके सभी क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होते हैं उसके लिए, जैसे जगह, वन और आपका खनिज संसाधन, मद्य निषेध नीति, उसके विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने सारी चीज़ें हो सकती है, जल संसाधनों पे हो सकती है। तो ये इन सभी क्षेत्रों पे इनको अधिकार दिया जा रहा है ग्राम सभा को, और मजबूत किया जा रहा है, जो कि पहले केवल कुछ ही क्षेत्रों में केवल निर्देश दे सकती थी या फिर उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर इनको पैसे भी मिलेंगे और अपने व्यवस्थाएं ये खुद ही चला सकती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सरकार गांव में होगा, ग्राम सभा में, ग्राम सभा के रूप में। तो कैसा लगा वीडियो मेरा यह दोस्तों, और पंचायती राज सिस्टम और पंचायत उपमंडल से अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार यानी कि पैसा एक्ट 1996 के बारे में मैंने शायद जानकारी देने के प्रयास किया। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ कमी रह गई है तो ये भी बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार, जय हिंद।